हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है, जहां हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 4 अपलोड कर लिया था एंड हमने बताया था कि बाकी 3 जो प्रैक्टिस सेट है वो हमने लास्ट ईयर अपलोड किया था, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई थी। अच्छा, हम एमकॉम एंट्रेंस से रिलेटेड अप्लाइड इकोनॉमिक्स फील्ड के भी प्रैक्टिस सेट अपलोड करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें पहला प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड किया है और हमने बताया था कि वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली रिलेवेंट है जो एमकॉम कॉमर्स फील्ड से अप्लाई कर रहे हैं। आज की क्लास की पीडीएफ दैट इज प्रैक्टिस सेट 5 की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लास्ट प्रैक्टिस सेट की कॉपी भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड की है। कुछ स्टूडेंट्स पहले के 3 प्रैक्टिस सेट की कॉपी मांग रहे थे, पीडीएफ मांग रहे थे, तो वो ऑलरेडी हमने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। एक बार आप देख लेना। अगर आपको उन तीनों की पीडीएफ नहीं मिलती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हम बहुत जल्दी वो तीनों भी अपलोड कर देंगे। चलो फिर हम लोग जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये सारे एमसीक्यूज भी एज पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जैसा कि एग्जाम में अब क्वेश्चन पूछता है। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ। अब देखो, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात किया है और अभी तक हमने रिग्रेशन चैप्टर नहीं अपलोड किया अपने सेकंड चैनल पे, जो कि बेसिकली सीए काजल डिरोलिया है। वहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्लासेस अपलोड किए हैं और अब रिग्रेशन का ही नंबर है। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें ना, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये जो हमारा लाइन इक्वेशन होता है, इसमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता बट स्केल से अफेक्ट होता है। क्यों? हम लोग यहाँ हमेशा कंसिडर करते हैं y इज इक्वल टू बी एक्स, यहाँ पे b को हम लोग कंसिडर करते हैं, दैट इज स्केल को हमेशा कंसिडर करेंगे। अब ऑप्शन देखते हैं, लिखा है कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ स्केल ओनली। नो, इससे तो अफेक्ट होता है, इस पे डिपेंडेंट होता है, ओरिजिन ओनली। करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, दैट इज y इज इक्वल टू बी एक्स हमेशा होगा। और अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात करें, दैट इज b की बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा स्केल से डिपेंडेंट होगा एंड ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब a की वैल्यू इसको अफेक्ट नहीं करेगी बट b की वैल्यू इसको हमेशा अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट, Which of the following are positional averages? Arithmetic mean, median, mode, geometric mean, harmonic mean. अगर positional averages की बात करें ना, तो positional averages median होता है, mode होता है। ये भी हमने अपने सेकंड चैनल पे बताया जब हमने measures of central tendency की क्लास अपलोड की थी, तो वहाँ हमने इस पर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। पूरा कॉन्सेप्ट भी हमने अपलोड किया है। बेसिकली अगर मीडियन की बात करें तो ये पोजिशनल वैल्यू होती है, रीज़न बीइंग कि किसी भी डेटा का मिड वैल्यू। और मोड की बात करें तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को शो करता है। क्लियर? तो ऑप्शन देख लेते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। करेक्ट आंसर फर्स्ट दिया हुआ है, बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे हमने ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, वहाँ हमने बताया भी था कि इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें और लाइन इक्वेशन में y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है ना, तो ना ये ओरिजिन से अफेक्ट होता है ना ये स्केल से अफेक्ट होता है, सिर्फ स्केल के साइन से अफेक्ट होता है। क्लियर? ऑप्शन देखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द ओरिजिन। नो, इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन के। इट डिपेंड्स ऑन द स्केल। नो, ये स्केल से भी इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंड्स ऑन बोथ ओरिजिन एंड स्केल। नो, इज इंडिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये वर्ड ओरिजिन यहाँ नहीं है, ओरिजिन यहाँ है। मतलब क्या ये इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन से, दैट इज ए से। इज इंडिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट ऑफ स्केल, दैट इज बी से। यस, अगर हम बात करें कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, तो ना ये इसकी वैल्यू ए से अफेक्ट होगी ना बी से अफेक्ट होगी, सिर्फ बी के साइन से अफेक्ट होगी। तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, इज नॉट करेक्ट बोला है ना, तो ए बी सी ये इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा थर्ड, ए बी सी ओनली। नेक्स्ट, what type of defense mechanism is used by a person when he gets angry at his child or his spouse because he had a bad day at work? Denial, repression, projection, displacement, regression. करेक्ट आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। और पांचों का ही डेफिनेशन आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ देम एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन इनकल्टरेशन एंड एक्कल्टरेशन एज अ पार्ट ऑफ क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग। अब देखो, अगर क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग की बात करें तो ये एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जो बेसिकली किसको रिफर करती है, जो अवेयरनेस क्रिएट करता है लोगों के बीच में। क्लियर?
अच्छा, और इन दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें, इनकल्ट्रेशन मतलब होता है कि आप जब अपने नेटिव कल्चर के बारे में बात करते हो, नेटिव कल्चर को सीखते हो, अपने ओन नेटिव कल्चर को सीखते हो, तो उसको इनकल्ट्रेशन कहते हैं। और ओवरऑल जो होस्ट कल्चरल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, मतलब वैल्यूज़ होते हैं, जब आप उनको अडॉप्ट करने की बात करते हो तो आप बात करो अकल्ट्रेशन की। क्लियर? तो जब ओन नेटिव कल्चर की बात करें तो इनकल्ट्रेशन, ओवरऑल की बात करें तो अकल्ट्रेशन। अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। इनकल्ट्रेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अडॉप्टिंग होस्ट कल्चरल नॉर्म्स एंड अकल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ओन नेटिव कल्चर। उल्टा लिखा है। Inculturation is anthropological term used for socialization like acculturation. करेक्ट है। Both terms refer to the process of learning through social interaction. ये भी करेक्ट है। Inculturation refers to the process of learning our own culture and acculturation refers to the process of learning host cultural norms. तो ये 3 पॉइंट सही है related to these two terms, but A wrong है। ऑप्शन देखते हैं। देखो लिखा है कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। करेक्ट आंसर क्या था? बी सी डी ओनली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गॉट मर्ज्ड विद देयर सब्सिडरी। अब देखो मर्जर का मतलब सिंपली क्या होता है, जहां दो एग्जिस्टिंग कंपनीज मिलकर के एक न्यू कंपनी फॉर्म करती है। तो इन सारे ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो आईसीआईसीआई और आईडीबीआई ये मर्ज हो गई। तो ऑप्शन देख लेते हैं, दिया है सी एंड डी ओनली। करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, objectives of IMPS, that is immediate payment service, are to enable bank customers to use mobile instruments as a channel for accessing their bank's accounts and remit refunds 24/7, making payments simpler just with the mobile number of the beneficiary, to build the foundation for a full range of mobile based banking services, टू क्रिएट कॉम्पिटिशन विथ नेफ्ट एंड आरटीजीएस। बेसिकली आईएमपीएस का इनके साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, पर पहले 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। बेसिकली इनका मोटिव ये है कि आप घर बैठे बैठे इजीली मोबाइल से ट्रांजैक्शन कर सको। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, ए बी सी ओनली, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना है। नेक्स्ट, which among the following are correct statements with regard to NBFC in India? NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की बात कर रहा है। फर्स्ट बोला है ऑल NBFCs शुड बी रजिस्टर्ड विद RBI। यस। NBFCs कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, ये भी करेक्ट है। नॉन बैंकिंग कभी भी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। NBFCs डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ NBFC। चारों ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि NBFC के लिए अगर देखा जाए तो चारों ही एप्लीकेबल है। तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, ए बी सी डी ओनली। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू। अब कस्टमर वैल्यू की बात करें तो कस्टमर वैल्यू मतलब एक परसेप्शन। कैसा परसेप्शन? कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर को मिल रही है उनकी वैल्यू कितनी है वर्सेस द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। मतलब जो वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को वर्सेस जो मार्केट में प्रोवाइड किया जा सकता है। क्लियर? अब वर्थ का मतलब होता है कि जब कस्टमर उसके लिए पेमेंट करता है तो क्या वो सेटिस्फाइड है कि हाँ जितना उसने पेमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग उसको गुड्स एंड सर्विसेज मिला हो। क्लियर? तो अगर कस्टमर वैल्यू की बात करें ना तो कस्टमर वैल्यू का सिंपली मतलब होता है बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट, कि जितना उनको बेनिफिट मिला माइनस जितना उनको पेमेंट करना पड़ा, बेसिकली जिसको हम लोग कंज्यूमर सरप्लस भी बोलते हैं। ऑप्शन देखो लिखा है कंपनी कैन गो अलोन इन क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू। नो, वो कभी भी अकेले कोई काम नहीं कर सकती। कंपनी मस्ट वर्क विद इन अ ब्रॉड नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स टू अकम्प्लिश कस्टमर वैल्यू। येस। इंडिविजुअल कंपनीज एंड ब्रांड्स compete, their entire value delivery networks don't. Individual companies and brands don't compete, their entire value delivery networks do. Yes. Value is equal to contribution divided by cost. तो देखो बी डी ई ये तीनों करेक्ट हैं इन टर्म्स ऑफ कस्टमर वैल्यू। तो करेक्ट आंसर होगा 4, बी डी एंड ई ओनली। नेक्स्ट, मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल्स नीड्स टू बी सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग बिहेवियर, साइकोग्राफिक्स, जियोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स। चूज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब अगर हम ऑटोमोबाइल मार्केट की बात करें तो ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। चारों ही सेक्टर में उसको सेगमेंटेड किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, द स्ट्रैटेजीज ऑफ फ्लैंकिंग डिफेंस, प्रिमिटिव डिफेंस, मोबाइल डिफेंस, कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस एंड काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस इज यूज्ड बाय विच मार्केट प्लेयर। अब देखो सबसे पहले तो देखो आप लोग एक बार रीड कर लेना खुद से डिफेंसिव मार्केटिंग। डिफेंसिव मार्केटिंग का मतलब सिंपली क्या होता है, जब कोई कंपनी जिसका अपना ब्रांड है
वो एक्शन लेती है, मतलब जो मार्केट लीडर होते हैं मार्केट में, जब वो एक्शन लेते हैं, क्यों? अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए, मार्केट में अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं डिफेंसिव मार्केटिंग। और डिफेंसिव मार्केटिंग के ही ये सारे टाइप्स दिए हुए हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, मार्केट चैलेंजर, मार्केट लीडर, मार्केट फॉलोअर, मार्केट नीचर, स्टार्टअप, मार्केटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, मार्केट लीडर, क्योंकि जब भी हम डिफेंसिव मार्केटिंग की बात करते हैं तो डिफेंसिव मार्केटिंग कौन यूज़ करता है? जिनको अपने ब्रांड को मेंटेन करना होता है, और ब्रांड मतलब मार्केट लीडर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, out of the following statements which is not correct about the RTI Act 2005? What is RTI Act? Right to information। अच्छा, एक यहाँ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि RTI Act 2005 बेसिकली रिप्लेस कर दिया था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को, जो कि 2002 का एक्ट था। बेसिकली पहले जो एक्ट था वो था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया 2005 में। अब देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया, और क्वेश्चन में पूछा है कि कौन कौन सा करेक्ट नहीं है। RTI एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 13 अक्टूबर 2005। नो, ये आया था 12 अक्टूबर को, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एनी सिटीजन मे रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी बोथ गवर्नमेंट एंड पब्लिक। अगेन नो, सिर्फ गवर्नमेंट से ही इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है, नॉट फ्रॉम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। नेक्स्ट, रिप्लाई फॉर इन्फॉर्मेशन आस्क्ड कैन बी गिवन विद इन 30 डेज, ये करेक्ट है। देयर इज अ नॉमिनल एप्लीकेशन फी दैट आर नीड्स टू पे टू गेट इन्फॉर्मेशन अंडर द RTI एप्लीकेशन, येस। For getting information, applicant has to pay ₹10 per page of information for central government department। ऐसा कोई रूल नहीं है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट ये तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, दैट इज करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर नॉट द फीचर्स ऑफ GST 2017 इन इंडिया, ये 2022 कर लेना। पहला लिखा है GST इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। GST इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन रादर देन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन पे ही बेस्ड करता है। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाईज एंड वुड बी सब्जेक्ट टू IGST इन एडिशन टू applicable custom duties, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज़ अ ड्यूअल टैक्सेशन विद सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेविंग इट ऑन अ कॉमन बेस, ये भी करेक्ट है। GST इज एप्लीकेबल टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी एग्जेम्पशंस, नो, बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं, बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिन पे GST एप्लीकेबल नहीं होता। अब देखो, GST पे हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की थी जहाँ हमने बेसिक्स बताए थे, और दूसरी क्लास अपलोड की थी जहाँ MCQs बताए थे। अगर अभी वो क्लासेस आपने नहीं कवर की हैं तो दोनों क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मतलब कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बी इनकरेक्ट है और ई इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, which of the following is correct about deduction available in respect of contribution to various provident funds in case of salaried employees? अब देखो, जब हम PF की बात कर रहे हैं ना, तो प्रोविडेंट फंड में कई सारे प्रोविडेंट फंड्स आते हैं, जैसे स्टैट्यूटरी हो गया, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस पे एक डिटेल सेशन हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अभी फिलहाल जो ऑप्शंस दिए हैं उस पर बात करते हैं। पहला ऑप्शन दिया, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF इज एग्जेम्प्टेड अप टू 12% ऑफ सैलरी, करेक्ट है। एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू UPF दैट इज अनरिकॉग्नाइज्ड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ये भी करेक्ट है। एम्प्लॉयर डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू PPF, ये भी करेक्ट है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन इन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, नो। पहला 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, और बहुत जल्दी जब हम प्रोविडेंट फंड पे डिटेल सेशन अपलोड करेंगे तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस डेबिटेड टू PL अकाउंट बट डिसअलाउड वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, मतलब जब हम लोग PGBP सोर्स से इनकम कैलकुलेट करते हैं तो किसको डिसअलाउ करते हैं? जनरल एक्सपेंस ये अलाउड है। पर्सनल एक्सपेंस बेसिकली ये PL का पार्ट ही नहीं बनता, ये हम कहाँ दिखाते हैं? ड्राइंग्स है ना, तो ये कैपिटल में से लेस करते हैं। देन एक्सपेंसेस ऑफ इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर द अदर हेड्स ऑफ इनकम, येस, इसको हम लोग डिसअलाउ करते हैं। चैरिटीज एंड डोनेशंस को डिसअलाउ करते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, C and D ओनली। नेक्स्ट, अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ बेसिकली थ्योरीज के बारे में बोला है और उनके ऑथर्स के बारे में मेंशन किया, तो ये क्वेश्चन लर्न करने वाला है। हम बता दें कि इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, कि ए का स्टेफन लेंडर का आंसर होगा कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, रेमंड वर्नन का आंसर होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, हेकर ओलिन का आंसर है फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, एंड एडम स्मिथ की थ्योरी थी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ये मेरा सजेशन होगा कि साथ ही साथ आप लोग लर्न भी कर लें। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अगेन देखो, यहाँ पे कॉस्टिंग का क्वेश्चन दिया है।
अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो ईजी है, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, रेशियो एनालिसिस बेसिकली यूज होता है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग के लिए, एंड जीआईटी सिस्टम कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, मैच द मार्केट फॉर्म्स इन द लिस्ट 1 एंड द रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट इन लिस्ट 2। अब देखो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मार्केट्स हैं और उनके बारे में बता रहे हैं रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट। नो डाउट अगर मोनोपोली की बात करें तो इसमें सेलिंग कॉस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिंपली क्यों, क्योंकि एक ही पर्सन होता है जो प्रोडक्ट को सेल करता है। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उतना ही ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट मैटर कर। तो ऑप्शन देखते हैं, अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, सस्टेन सर्वाइवल ऑफ फर्म, इन्फ्लुएंसिंग बाइंग बिहेवियर, इंक्रीजिंग मार्केट साइज, इंटीमेशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। नो डाउट इंक्रीजिंग मार्केट साइज, क्योंकि अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो बिल्कुल हम लोग सेम प्रोडक्ट की बात करते हैं कि आप भी कोलगेट सेल करो हम भी कोलगेट सेल करें, तो वहाँ पे सिर्फ मार्केट साइज की बात होती है। नेक्स्ट, मोनोपोली, इंटीमेशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, इन्फ्लुएंसिंग बाइंग बिहेवियर, एंड ओलिगोपोली की बात करें तो सस्टेन्ड सर्वाइवल ऑफ फर्म। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब देखो अगर मेज़नाइन कैपिटल की बात करें तो ये बेसिकली रिफ़र करता है उन डेट को या प्रेफर्ड इक्विटी को जो कि फर्म को अलाउ करती है ना कि वो अगर चाहे तो वो एडिशनल कैपिटल भी मार्केट से बोरो कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। इट रिफर्स टू सबऑर्डिनेटेड डेट और प्रेफर्ड इक्विटी दैट अलाउज फर्म्स टू बोरो एडिशनल कैपिटल बियॉन्ड द लेवल्स लेंडर्स आर विलिंग टू फाइनेंस थ्रू द बैंक लोन्स। मतलब बैंक लोन्स के थ्रू आप जितना फाइनेंस करना चाहते हो उससे ज़्यादा ये आपको दिलवाते हैं। प्राइवेट इक्विटी के लिए ऑप्शन देखो दिया है, इट इज़ अ स्पीडी सोर्स ऑफ फाइनेंस लेस रेगुलेटेड बाय द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ऑफ डेट एंड कैपिटल मार्केट। ये तो सिंपल है भाई, अगर प्राइवेट इक्विटी है खुद से अगर पैसा लगाना है तो ये तो सबसे स्पीडी सोर्स माना जाएगा फाइनेंस का। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट दैट इज GDR। देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल इम्ब्रेस्ड बाय द हाई नेटवर्थ एंड हाई रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर। ये डेफिनेशन है वेंचर कैपिटल की। इट इज़ एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड इन ओवरसीज मार्केट्स एंड इज लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन बोर्सेज ऑन एन OTC बेसिस। ये GDR है। क्लियर। तो अगर फर्स्ट का आंसर देखें तो फोर्थ है, बी का आंसर 1 है, सी का आंसर थर्ड है एंड डी का आंसर 2 है। तो एज पर गिवन ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर है, यहाँ ऑप्शन मिस हो गया है। करेक्ट आंसर हमने लिख ही दिया था कि ए का 4 होगा, बी का फर्स्ट होगा, सी का थर्ड होगा और डी का सेकंड होगा। नेक्स्ट, अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के ना बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला भी है कि मैम प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप डिस्कस कर लो। तो अब इस क्वेश्चन के बाद हम बहुत जल्दी इस पे बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास भी अपलोड करेंगे। नेक्स्ट इज, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है और प्रोबेबिलिटी क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस पे डिस्कशन के लिए भी बोला है, तो हम बहुत जल्दी एक बेसिक क्लास अपलोड कर देंगे रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन आप लोग होल्ड कर लो, जब हम प्रोबेबिलिटी का पूरा टॉपिक डिस्कस कर लेंगे ना तो ये सारे फॉर्मूलाज किससे बिलोंग करता है बहुत ही ईजिली इसका आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। ये क्या है? विड्रॉन। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। ये है टास्क ऑब्सेसिव। आई एम ओके, यू आर ओके कन्फ्रंटिंग एंड आई एम नॉट ओके, यू आर ओके डिपेंडेंट। ये बेसिकली टर्म्स आपको याद करने हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलेंगे। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखो फर्स्ट दिया है कैपिटल स्ट्रक्चर प्रोपोजिशन और उसका डिस्क्रिप्शन। अब देखो अगर हम लोग बात करते हैं टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर की, टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रिफर करता है मिक्स ऑफ डेट, स्टॉक एंड कॉमन इक्विटी। मतलब जो प्रिफर्ड स्टॉक है, कॉमन इक्विटी है और डेट है, उन सब के मिक्सचर को हम कहते हैं टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर। और अदर वर्ड्स में बोले तो इट इज़ द डेट रेशियो द फर्म स्ट्राइव्स टू अचीव। तो करेक्ट आंसर इसके लिए होगा थर्ड। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब सिंपली बोलता है कि बेस्ट मिक्स क्या होगा डेट एंड इक्विटी का। तो ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। इट इज़ अ डेट इक्विटी रेशियो दैट मैक्सिमाइजेज द वैल्यू ऑफ द फर्म। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। सिंपली जितना ज़्यादा कंपनी में डेट होगा उतना ही ज़्यादा हम ऑपरेशंस के लिए फाइनेंस यूज़ कर पाएंगे। क्लियर। ऑप्शन देखते हैं।
expected yield on the equity capital is equal to the pure equity return plus a premium for financial risk. It refers to the perceived cost due to increased ratio of debt in the firm. तो करेक्ट आंसर होगा 2 और MM प्रपोजिशन का आंसर दिया है फर्स्ट. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 2. नेक्स्ट, मैच 1 एंड लिस्ट 2. अगेन ऑथर्स और उसके आइडियाज़ के बारे में है, ये भी आपको साथ ही साथ लर्न कर लेना है. बिल बिशॉप की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग फॉर द डिजिटल एज. डी बर्ड का करेक्ट आंसर होगा कॉमन सेंस डायरेक्ट मार्केटिंग. डेनियल एस डोनल का करेक्ट आंसर होगा ऑनलाइन मार्केटिंग. और जेफरी एफ रिपोर्ट का आंसर होगा मैनेजिंग इन द मार्केट स्पेस. तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट. नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. LLP, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, म्यूचुअल एजेंसी, सब पे हमने डिटेल डिस्कशन अपलोड किया हुआ है. अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करें तो सिंपली इट कैन बी फॉर्म्ड विद अ मिनिमम ऑफ 2 इंडिविजुअल्स और बॉडी कॉर्पोरेट थ्रू द नॉमिनीज. ये करेक्ट है. पर्टिकुलर पार्टनरशिप बेसिकली एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, तो इट इज़ फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक वेंचर और फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. पार्टनरशिप में बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए, तो इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स. एंड म्यूचुअल एजेंसी बेसिकली किस में होता है, पार्टनरशिप फर्म में. अब पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल इन अ पार्टनरशिप फर्म. तो करेक्ट आंसर सबका सबके सामने ही दिया हुआ है. ऑप्शन देख लेते हैं. देखो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो करेक्ट है. ऑप्शन हम यहाँ करेक्ट कर देते हैं कि फर्स्ट, ए का आंसर फर्स्ट होगा, बी का आंसर सेकंड होगा, सी का आंसर थर्ड होगा एंड डी का आंसर 4 होगा. क्लियर. नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2. ये इनकम टैक्स की बात करा है. लिस्ट 1 लिस्ट 2 ये 80 GG है. यहाँ करेक्शन कर दे रहे हैं. ऑप्शन फर्स्ट लिस्ट का है 80 GG. देन बी हमारे पास है 80 GGA. फिर ये सी ऑप्शन दिया है और ये डी ऑप्शन दिया है. कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रिंटिंग एरर है. अगर 80 GG की बात करें तो ये बेसिकली रेंट पेड के लिए होता है, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया है. तो ये रेंट पेड होगा फॉर 80 GG. 80 GGA स्पेसिफिक रिसर्च के लिए होता है. उसके आगे हम लिख दे रहे हैं कि जो भी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च मिलेगा वो आएगा 80 GGA में. नेक्स्ट है 80 GGB और ये बेसिकली होता है पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड डिडक्शन. तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये हो गया 80 GGB. और बेसिकली ना 80 GGB और सी में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होता है, एक कंपनी से रिलेटेड होता है और एक इंडिविजुअल से रिलेटेड. तो 80 GGC पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होगा बट गिवन बाय एनी पर्सन. कोई भी पर्सन अगर दे रहा है तो उस पर 80 GGC लगेगा. क्लियर. एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट. इसमें करेक्शन कर लेना थोड़ा. नेक्स्ट, arrange the following legal enactments in India in the chronological sequence from first to the last. अब देख लो, सबसे पहले इसमें आएगा मिनिमम वेजेस एक्ट, क्योंकि ये 1948 में आया था. देन आएगा माइंस एक्ट, जो कि 1952 का एक्ट है. देन है अप्रेंटिसेस एक्ट, 1961 का एक्ट है ये. देन पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट आया था 1972 में. एंड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट आया था 1986 में. तो हमारा जो सीक्वेंस बना वो बना B, देन A, देन E, देन C, देन D, जो कि हमारे पास गिवन ऑप्शन में दिया है, जो कि हमारे पास गिवन ऑप्शन 2 में दिया है. ये B नहीं होगा, ये D होगा. BAECD. नेक्स्ट, अरेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस. अब देखो, अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ प्रोडक्ट या सर्विस की बात नहीं हो रही है. यहाँ बात हो रही है किस चीज़ की, कि कुछ भी आप ऐसा बनाओ जो कि कंज्यूमर को और कस्टमर को प्रॉपरली उनको सेटिस्फाई कर सके. क्लियर. तो इसमें देख लेते हैं सीक्वेंस में इसको सेट करना है. पहले लिखा है मेकिंग ऑफ फोरकास्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर्स, कंसिडरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ फोरकास्ट, प्रिपरेशन ऑफ बजट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. देखो, सबसे पहले तो होगा कि आपको फोरकास्ट करना होता है. देन आपको जो भी आपके पास ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है उनको फोरकास्ट करना रहता है. फिर जो भी आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आए उनके की फैक्टर्स को डिटरमाइन करना होता है. फिर सारे फैक्टर्स को कंबाइन करना होता है एंड लास्ट में आप बजट सेट करते हो. क्लियर. तो जो सीक्वेंस बना वो बना A, देन C, देन B, देन E, देन D. दैट इज करेक्ट आंसर होगा 4. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज.
प्राइस इलास्टिसिटीज़ क्या होता है, इस पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। अगर वो क्लास आपने नहीं की है तो आप ज़रूर से कर लेना, क्योंकि वो एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट क्लास है। देखो पहले बोला है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की बात कर रहे हैं। देन है हमारा डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स। अब डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स मतलब मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उनसे खुद को यूनिक बनाना। देन नेसेसिटीज़, नॉर्मल गुड्स की बात हो रही है जो कि 0 to 1 लाई करती है, एंड ड्यूरेबल गुड्स दैट इज़ कंज्यूमर गुड्स, जिसकी जो बेसिकली इलास्टिसिटी होती है वो होती है 1। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें तो पहले होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा, फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होगा, फिर नेसेसिटीज़ होगी और फिर ड्यूरेबल गुड्स होगा। इसी सीक्वेंस में इलास्टिसिटी होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 A B C D। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंसिंग चॉइसेस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सजेस्टेड बाय द पेकिंग ऑर्डर थ्योरी। अब पेकिंग ऑर्डर थ्योरी की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे कंपनी ये प्रेफर करती है ना कि अगर हमें फाइनेंस करना है, मतलब अपनी कंपनी में पैसा लगाना है, तो सबसे पहले रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू लगाएंगे। अगर रिटेन्ड अर्निंग का सोर्स अवेलेबल नहीं है तो डेट के थ्रू लगाएंगे, और डेट का सोर्स अवेलेबल नहीं है तब न्यू इक्विटी रेज करेंगे। क्लियर? तो ऑप्शन 1 पहले होगा, फिर थर्ड होगा, फिर सेकेंड होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? A C B, दैट इज सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ मार्केट कॉम्पिटिटिव पे प्लान इन सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है चूज बेंचमार्क जॉब्स एंड सेलेक्ट कंपेंसेबल फैक्टर्स। देन दिया डिफाइन ईच कंपेंसेबल फैक्टर एंड डिटरमाइन इट्स डिग्री इन ईच जॉब, एस्टैब्लिश रेट चेंजेस, डेवलप पे ग्रेड्स एंड कंपेयर एंड एडजस्ट करंट एंड मार्केट वेज रेट फॉर जॉब। फर्स्ट ऑप्शन पहले होगा, देन सेकेंड होगा, मतलब आप पहले जॉब चूज करते हो, फिर उससे रिलेटेड फैक्टर्स चूज करते हो, फिर कंपेयर करते हो जो भी जॉब्स आपके पास हैं उनको करंट और मार्केट वेज रेट को आप कंपेयर करोगे, देन उसके अकॉर्डिंग पे ग्रेड्स डेवलप करोगे और फिर इस्टेब्लिश करोगे रेट चेंजेस। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, arrange the following initiatives taken by the government of India to tackle the NPA in their ascending order of chronology। अब NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट, कोई भी ऐसा एडवांस या कोई भी ऐसा लोन जिसके प्रिंसिपल को या इंटरेस्ट को 90 दिन के लिए पे नहीं किया गया, मतलब ओवर ड्यू जो हो रहा है, मतलब जो पेमेंट नहीं हुआ है वो कितने दिन से ज़्यादा के लिए हो गया हो, फॉर 90 डेज, मतलब 90 डेज तक अगर आपने पेमेंट नहीं किया आइदर ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो उसको फिर हम NPA की कैटेगरी में ले आते हैं। क्लियर? अब इसमें देखो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव्स लिए, तो सबसे पहला इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, ये 1993 का इनिशिएटिव है। देन उन्होंने 2000 में एक इनिशिएटिव लिया क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। देन 2001 में, ये 2000 का है। देन 2001 में आया कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, देन सरफाई एक्ट जो कि 2002 का है, एंड लास्ट है कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस। अब मार्केटिंग की बात क्या है? देखो सबसे पहला काम होता है अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, तो सी सबसे पहला ऑप्शन होगा। देन डिजाइन अ कस्टमर वैल्यू ड्राइवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। देन कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर्स सुपीरियर वैल्यू। Then engage customer, build profitable relationships and create customer delegate. And last is capture value from customers to create profits and customer equity. तो करेक्ट आंसर होगा 4। अब बेसिकली मार्केटिंग आप लोग एक बार डिटेल स्टडी कर लेना मार्केटिंग में, क्योंकि वो कम्प्लीटली थ्योरी है तो उस पर कुछ भी ऐसा डिस्कस करने जैसा नहीं है। नेक्स्ट, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस इम्प्लाइड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब देखो सबसे पहला स्टेप होता है ऑफर और प्रपोजल का, ये और प्रपोजल है। देन एक्सेप्टेंस, मतलब पहले आप ऑफर दोगे, फिर उसका एक्सेप्टेंस होगा तो वो प्रॉमिस बन जाएगा, फिर वो अग्रीमेंट बन जाएगा, और अगर इन्फोर्सिबिलिटी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा 4। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे हमने डिटेल सेशन ऑलरेडी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, जहाँ हमने उसके बहुत सारे MCQs पे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइलिंग इन इंडिया। अब देखो सबसे पहला प्रोसीजर होता है कि आपको रजिस्टर करना होता है, फिर आपके पास ID पासवर्ड आता है, उसकी हेल्प से आप लॉग इन करते हो। देन यूटिलिटी एंड प्रिपेयरिंग रिटर्न, देन यूटिलिटी को डाउनलोड करके रिटर्न प्रिपेयर करते हो। देन ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, एंड लास्ट वन इज वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 4।
नेक्स्ट, given below are two statement और कह रहा है in the light of above statement choose the most appropriate answer from the option given below. सबसे पहले कह रहा है monetary policy causes a deliberate change in government revenue and expenditure with a view to influencing the price level and the quantum of national output. सबसे पहली बात तो monetary policy गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर में चेंज करता ही नहीं है, वो फिजिकल पॉलिसी करता है. और दूसरा कह रहा है फिजिकल पॉलिसी रेगुलेट्स द मनी सप्लाई एंड कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. नहीं, ये काम बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी का है. तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है. क्लियर, फर्स्ट फिजिकल पॉलिसी की बात करें और सेकंड मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट. नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन. तो असर्शन ये है, रीजन ये है. देख लेते हैं. लिखा है फर्म्स ऑप्ट फॉर बाइंग एन असेट इफ द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एंड ऑपरेशन इज लेस देन द बेस्ट लीज रेट इट कैन गेट. ये तो करेक्ट है. ऑपरेटिंग लीजेस आर अट्रैक्टिव टू इक्विपमेंट यूजर्स इफ द लीज पेमेंट इज लेस देन द यूजर्स इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ बाइंग द इक्विपमेंट. ये भी करेक्ट है. बट देखो, क्योंकि फर्स्ट में हमने फिक्स्ड एसेट की बात की थी और सेकंड में हम ऑपरेटिंग लीज की बात कर रहे हैं, तो ये जो रीजन है ये असर्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो करेक्ट आंसर होगा 2 कि दोनों ही करेक्ट है स्टेटमेंट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. अगेन यहाँ देखो असर्शन और रीजन की बात करो और एग्जाम में आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं. लिखा है अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग डिससैटिस्फैक्शन एट वर्क इज नॉट द सेम एज प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन. येस, ये इनकी डेफिनेशन थी. अंडर द टू फैक्टर थ्योरी जॉब सेटिस्फैक्शन एंड डिससैटिस्फैक्शन आर द टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क मोटिवेशन. ये भी करेक्ट है. ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. और अगर देखा जाए तो रीजन असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, बोथ assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion. Next, given below are two statement, again assertion and reason दिया है. अब देखो यहाँ पे ट्रेडमार्क की बात किया है. ट्रेडमार्क की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमें प्रोप्राइटरी राइट्स देता है. लिखा है trademark registration gives exclusive proprietary rights to the trademark owner. Yes, a trademark is a recognizable sign, design or expression which identifies products or services of a particular source from those of others and are used to claim exclusive proprietary rights of products and services. Yes, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन असर्शन को सेटिस्फाई भी कर रहा है. आज का लास्ट क्वेश्चन, आज के प्रैक्टिस सेट में हमने सिर्फ 40 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड थे, इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 40 MCQs इंक्लूड किए हैं. अब यहाँ देखो ग्रेचुटी पे क्वेश्चन दिया और ग्रेचुटी पे भी हम बहुत जल्दी डिस्कशन करेंगे. ग्रेचुटी की बात करें एंड प्रोविडेंट फंड की बात करें तो दोनों पे ही डिटेल सेशन हम अपलोड कर देंगे. लिखा है ग्रेचुटी रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ग्रेचुटी रिसीव बाय लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ये करेक्ट है. दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू. क्लियर. अब देखो इसी पैटर्न पे आप देखोगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता भी है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करो, इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेगा. ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना. अच्छा, हमने टेस्ट सीरीज अनाउंस कर दी है एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, जहां भी हमने फर्स्ट ट्रायल टेस्ट अनाउंस किया है एंड आफ्टर दैट हम आपको पूरा पैकेज प्रोवाइड करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी वाइज होगा. तो फर्स्ट टेस्ट हमारा ट्रायल टेस्ट है, सो दैट स्टूडेंट्स को एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपको पेपर ऑप्ट करना है, किस तरीके से आप ऑनलाइन एग्जाम दे पाओगे और कैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं रिलेटेड टू टेस्ट पेपर. आपको हर एक चीज़ का प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा, सो दैट जब आप उसका पैकेज परचेज करोगे ना तो आपको उसका बहुत सारा बेनिफिट मिल पाएगा. आज के सेशन में कहीं पे भी कोई डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज, रिलेटेड टू क्लासेस एंड PDF. अगर आपको आज का क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.